अगर कोई चेहरा अपनी आक्रामक तेवर और अंदाज से जाना जाता है, उनका नाम है भानु प्रताप शाही। भाजपा के शानदार खिलाड़ी, वर्तमान में भाजपा के उप प्रदेश अध्यक्ष और भवनाथपुर से पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही हमारे साथ मौजूद है। आज इनसे चर्चा करेंगे कुछ राजनीतिक तल्खियों के बारे में, जो हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई है भवनाथपुर विधानसभा में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। बाद आप लोग यहाँ हमारे पास आए समय। कैसे हैं सर, कैसा चल रहा है जी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को लेकर के अनवरत नित्य प्रतिदिन गतिशील है। यह सौभाग्य हम लोग जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने दिया है, आदरणीय मोदी जी ने दिया है, नितिन नवीन जी ने। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि राष्ट्र के सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करके प्रतिदिन काम कर रहे हैं। कि अब छात्र आंदोलन से लौट करके आ रहे हैं। पिछले कुछ समय में छात्रों का आंदोलन बेहद गंभीर हो गया सरकार के बीच और छात्रों के बीच में। सो आंदोलन को देखकर आपको क्या लगता है, छात्रों का क्या मूड है और उसमें आपकी जो भूमिका रही उसको लेकर के कुछ कहिए। देखिए, छात्र के साथ अन्याय हुआ है और अन्याय नहीं हुआ है, यह जघन्य अपराध हुआ है। इसलिए कि अगर मेरिट वाले बच्चों का जिसके आधार पर उनको चुन करके और नौकरी मिलनी चाहिए, उसका मेरिट पैसे के दम पर बेच दिया जाए, तो वह एक व्यक्ति का नुकसान नहीं, एक परिवार का, एक समाज का नुकसान है। साथ ही साथ यह जो शिक्षण संस्थान है, माता पिता बड़े ही उम्मीद और विश्वास के साथ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, भरोसा करते हैं, उनके अपने ऊपर अपने पूरे जीवन का पूंजी और विश्वास उनके ऊपर लगा देते हैं। और जब वो कंपटीशन में बैठते हैं और वो क्वालिफाई करने के लायक होते हैं, लेकिन उनके जगह पर 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, सवा करोड़ में सीटें बेच दी जाएं, मैं समझता हूं इससे बड़ा अपराध हत्या का भी अपराध नहीं हो सकता है। कि जो बच्चा मेरिट वाला है, उसका भविष्य तो गया ही गया, उसके परिवार की उम्मीद टूटी, उसके नाते रिश्तेदार, दोस्त, यार का उम्मीद और भरोसा टूटा, और उससे जुड़े हुए जितने भी सामाजिक लोग हैं, उनका भी व्यवस्था पर विश्वास उठते जा रहा है। तो कमोबेश हर घर में बच्चे हैं, हर घर में छात्र हैं। आज नहीं तो कल वो कोई ना कोई कंपटीशन में, चाहे एसएससी में हो, चाहे जेएसएससी में हो, वो बैठेंगे। और जब भरोसा ही उस संस्था से उठ जाए, सरकार का इस तरह का प्रकोप हो, सीटें जब बिकने लगे, और यह मुझे लगता है दुनिया का इकलौता ऐसा राज्य है जहां सीट बेचने की, पेपर लीक तक बात समझ में आता है। कुछ ऐसे अपराधी हैं जो कुछ लोगों को पेपर लीक कराते हैं, कुछ ऐसे अपराधी हैं 2-4 लोगों का सेटिंग कराते हैं, लेकिन कंप्यूटर में घुस करके आपके नंबर को काट करके मेरे नंबर में जोड़ देना, आपके कॉपी का नंबर को हटा देना और मुझे मेरिट में ले आना, और उसके बदले में 40 लाख रुपया सीजीएल में, 1 करोड़, सवा करोड़ जेपीएससी में, अन्य परीक्षाएं में, यह सोचिए कितना बड़ा अपराध है। और इस अपराध में जो लोग शामिल हैं, सरकार के संरक्षण के बिना यह काम नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, सरकार जो झारखंड में बैठी है, वह जरा सा भी उसके अंदर अगर नैतिकता होता, जरा सा भी उसके अंदर ईमानदारी होती, जरा सा भी सरकार के भूमिका में वो अपने आप को परिवार के संरक्षक के रूप में मानता, इतना बड़ा जघन्य अपराध नहीं करता। उसमें कौन बैठा हुआ है? जेपीएससी के चेयरमैन 70 करोड़ रुपया दे करके उसके अध्यक्ष। अब सोचिए, जो आदमी 70 करोड़ रुपया पोस्टिंग से पहले दिया हो, वो आप ही लोगों के माध्यम से सूचनाएं आ रही, तो वो जब बैठेगा तो क्या करेगा? बच्चों का भविष्य बेचे। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी की पत्नी, उसमें आलमगीर आलम साहब का साढ़ू हो, उसमें अन्य राजनीतिक दल के जो जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के लोग हैं, उसके कार्यकर्ता को जब जेपीएससी का मेंबर बनाया जाए, जेएसएससी का मेंबर बनाया जाए, तो उम्मीद क्या किया जा सकता है? यह एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये आरोप लगाते हैं कि विपक्ष में होकर बोलना आसान है पेपर लीक के बारे में। अगर आप सत्ता में आते हैं तो आपके पास क्या रोड मैप है कि पेपर लीक जैसे जघन्य अपराध रोके जा सके? आप देखिए, जैसे ही जंतर मंतर पर ऐसी सरकार के संज्ञान में युवाओं ने देश का देने का काम किया, कितना कड़ा कानून,
यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू कर दिया। आप देखिए नीट के एग्जाम में जैसे ही पेपर लीक का विषय हुआ, पूरा सीबीआई इंक्वायरी किया गया और अब तक 60 लोगों से ऊपर लोगों को पकड़ करके जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। रिकवरी चल रही है, परीक्षा को रद्द कर दिया गया और मात्र 1.5 महीना के अंदर फिर से नीट का एग्जाम पूरे देश में करा लिया गया। तो यह होता है काम करने की जज्बा और देखने का नजरिया और परिवर्तन करने का जुनून। तो यह भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो हम लोगों के आइडियल जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, हम लोगों की सरकार आएगी और इस तरह के कारनामे हम लोगों के सामने आएंगे तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम उसको लागू करेंगे। आते हैं भवनाथपुर पर। भवनाथपुर विधानसभा में कई गांवों में सड़क की हालत बेहद खराब है। कहीं सड़क पर धान रोप कर लोग विरोध कर रहे हैं, कहीं ग्रामीण सड़क के लिए परेशान है। सर, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? आपने कहा था, एक बयान दिया था आपने कि 6 महीने के अंदर विकास नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। क्या भवनाथपुर में विपक्ष सुस्त पड़ गया है? बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है कि पूरे 2 साल के दरमियान अनंत प्रताप देव ने उनके अनुशंसा से 1 किलोमीटर भी सड़क अभी तक उन्होंने बनवाने का काम नहीं किया। जो भी कुछ सड़कों का उन्होंने शिलान्यास किया वो मेरे द्वारा कराया हुआ टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उन्होंने केवल नारियल फोड़ने का काम। एक विधायक जब चुन करके जाता है तो उसमें लाखों लाख जनता की शक्ति होती है। मैं विपक्ष में लगातार विधायक रहा, मात्र 19 महीना 20 महीना मंत्री रहा, उस समय हमारा कार्यकाल रहा था। आज उसको लोग मंत्री 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 बोलते हैं, मात्र 20 महीना का समय और उसको निकाल दीजिए तो बाकी पूरा 10 ईयर 3 बार का मैं विपक्ष के विधायक के रूप में रहा। और कभी भी ऐसा समय नहीं होता था कि 1 महीना में 4 से 5 से लेकर के दर्जनों सड़क का शिलान्यास में नहीं करता। आज अनंत प्रताप देव 15वें वित्त का योजना का शिलान्यास कर रहे हैं, जिला योजना का, जिला परिषद की योजनाओं का शिलान्यास करते घूम रहे हैं। विधायक अगर चाह जाए कि हमको यह काम करना है तो अमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं कि जब मैं 2005 में विधायक के कुर्सी पर बैठा था तो पूरे भवनाथपुर विधानसभा में 350 गांव है और एक भी पक्की सड़क नहीं था। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, मात्र एक पक्की सड़क था एक विधायक के गांव में जाने के लिए, वो था स्वर्गीय गिरवर पांडे जी के गांव में जाने के लिए। बाकी किसी गांव में एक सड़क नहीं था, मुख्य सड़कें नहीं थी। खरौंधी जैसे प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क नहीं थी, हरिहरपुर जैसे प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क नहीं थी, सकमा में जोड़ने वाली सड़क नहीं थी, धुरकी को जोड़ने वाली सड़क नहीं थी, डंडई को जोड़ने वाली सड़क नहीं थी, बिशुनपुरा को जोड़ने वाली सड़क नहीं थी। आप देखिएगा कि ये पूरा काम मैंने बड़ी तरीके से धीरे धीरे करने का काम किया और आपको मैं जवाबदेही के साथ कहना चाहता हूं कि जितने भी रेवन्यू गांव आज भवनाथपुर विधानसभा में है, अगर 350 गांव है तो 350 गांव में एक गांव केवल छोड़ करके, वह गांव है आपका पारपानी रमुना का रेवन्यू गांव। बाकी लगभग 349 गांवों में भानु प्रताप शाही ने रेवन्यू गांव में सड़क पहुंचाने का, इतने छोटे छोटे कार्यकाल में कोई ऐसा गांव नहीं है। अब गांव से टोला को जोड़ने की बारी थी। अनंत प्रताप देव की जिम्मेवारी थी कि गांव से टोला को जोड़े। उसमें भी मैंने कई प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया था। मेरे बढ़ाए हुए प्रक्रिया को भी उन्होंने पूरा करने का काम किया। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, 47 सड़क ऐसा था जिसका मैंने डीपीआर बनवाया है, जिसका मैंने टेक्निकल सैंक्शन करवाया है और वो फाइल पड़ा हुआ है। आज तक 47 सड़क में एक भी सड़क पास नहीं हुआ। मोदी जी का आदिवासी आदिम जनजाति के लिए जो जोड़ने वाली सड़क थी, जनमन का जैसे सड़क उन्होंने देने का काम किया, उस पर हम लोगों ने बहुत आगे बढ़ करके काम किया। हमारे बगल में लहराहा जैसा टोला, उसका सड़क का हो, चाहे हमारे कैलान का सड़क का हो, चाहे फुलवार का सड़क का हो, जहां जहां हमारे आदिम जनजाति है वहां वहां सड़क का हम लोगों ने लगभग ऐसे 22 या 24 सड़कें थी जिसको हम लोगों ने भिजवाने का काम किया पूरे विधानसभा। वो पास भी हो गया, लेकिन यह आदमी अभी तक उसका टेंडर नहीं करवाया। तो दुर्भाग्य है कि ऐसा विधायक बना है जो विधायक के लायक नहीं था, जो जनता के किए हुए काम को, मेरा किया हुआ काम को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, वो भी अपनी सरकार। मैं छाती ठोक करके कहता हूं कि हेमंत की सरकार थी, मैं विपक्ष में बोलता था और लड़ाई लड़ करके काम करता था। आज अपने सरकार में ये काम नहीं करा पा रहा है, तो इससे बड़ा नालायकपन का उदाहरण क्या है। और जहां तक रही बात आंदोलन का,
तो आंदोलन हम लोगों को क्या करेंगे? जनता आंदोलन कर रही है, सड़क पर उतर रही है, उनके खिलाफ में धान रोप रही है। वो आदमी को शर्म से डूब के उसी गड्ढा में मर जाना चाहिए जहां जनता धान रोप रही है। हम लोग क्या आंदोलन करेंगे? जनता जब खुद आंदोलन कर रही है और जनता समझ रही है कि हमारे साथ छल हुआ, हमारे साथ कपट हुआ, अनंत प्रताप देव ने झूठ बोला, 2 साल 2.5 साल में पूरा विकास की योजनाएं ठहर गई, कहीं एक पत्थर एक ईंटा इन 2-2.5 सालों में नया होने का काम नहीं किया। एक व्यक्तिगत सवाल है, लेकिन उसका जवाब जनता आपसे जानना चाहती है। कल रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें अनंत प्रताप देव मीडिया से बात कर रहे हैं। मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि भानु प्रताप शाही ने क्या किया है कि ढोल की तरह सरकार को जब मौका मिलता है तब बजा देते हैं। उस पर अनंत प्रताप देव जवाब देते हुए कहते हैं कि भानु प्रताप शाही वही है जिन पर 130 करोड़ का एनएचएम घोटाला जो है आरोप लगता है। 18 साल से सीबीआई ईडी जांच करी है। सर, हमने जांच की इसकी, हमें पता चला कि पहले आरोप में आपका नाम नहीं था, फिर आपका नाम सीबीआई वहां पर दर्ज करती है। सर, इसको लेकर जनता जानना चाहती है। बार बार एक मुद्दा जो है 130 करोड़ 30 करोड़ आता है। सर, क्या उस पर स्पष्टीकरण है? देखिए, बहुत सारे लोग जो राजनीतिक हैं वो जानते हैं। हमारे मित्र बंधु तिर्की जो आज कांग्रेस में खुद है, उनसे भी कभी अंतरात्मा से पूछिएगा, चूंकि अभी नहीं बोल सकते हैं, उनकी बेटी मंत्री है, वो कांग्रेस में चले गए हैं। बंधु तिर्की हो, मधु कोड़ा हो, कमलेश सिंह जी हो, भानु प्रताप शाही हो, हम लोगों के ऊपर एफआईआर जो हुआ वो इसलिए हुआ कि 2009 में कांग्रेस चाहती थी कि हम लोग अपने पार्टी को विलय करके कांग्रेस में चले जाएं। हम लोगों ने कांग्रेस के साथ समझौता नहीं किया और ये चारों लोगों को एफआईआर का, सीबीआई का शिकार बनाया गया। आज देखिए कि उसी का दिन है कि बंधु तिर्की जी को सजा भी हुई और बंधु तिर्की जी अब चुनाव लड़ने के लायक नहीं है, अपनी बेटी को लड़ाते। अगर आज कांग्रेस में गए हैं, बंधु तिर्की जी उसी समय चले जाते तो बंधु तिर्की जी के साथ यह दुर्दशा कांग्रेस नहीं कराती। तो कांग्रेस के काल चक्र में हम लोग फंसे। इस बात को जितने भी राजनीतिक और पॉलिटिकल पंडित हैं, सारे लोग इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस उस समय हम लोगों को लेना चाहती थी, हम लोगों ने डिनाई किया, इसलिए हम लोगों पर विभिन्न तरह के आरोप लगा करके, चूंकि केंद्र में उनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी का प्रकोप बहुत ज्यादा था, यहाँ प्रदीप बाल मुचू और तरह तरह के लोग हुआ करते थे और उन लोगों के षड्यंत्र में हम लोगों को फंसाने का काम किया। अनंत प्रताप देव को यह जानकारी होना चाहिए कि जो 130 करोड़ या कुछ भी दवा घोटाला का बात करते हैं, वो तमाम चीजें आज कोर्ट के अधीन है, वह सीबीआई के अधीन नहीं है। ये थोड़ा सा पढ़ लिख लें, यह बेवकूफी का परिचय क्यों देते हैं? वह केवल आपकी बेइज्जती नहीं है, भवनाथपुर के 5 लाख जनता का बेइज्जती है। जब सीबीआई ईडी ने चार्जशीट कोर्ट में दे दिया, कोर्ट में गवाही चल रही है, गवाही में हम बरी होंगे या हमको फांसी लगेगी, या कोर्ट तय करेगा, या सीबीआई और ईडी थोड़ी तय करेगा। अगर मैं अब तक दोषी होता तो बंधु तिर्की की तरह हमको भी फांसी दे दिया गया होता, हमको भी डिबार कर दिया गया होता, हमको भी सजा दे दी गई होती। तो स्पष्ट रूप से है कि चीजें फंसाने वाली थी। मैं अनंत प्रताप देव से ही पूछना चाहता हूं, जब सीबीआई की आप बात करते हो तो आप बताओ, राज्यसभा के चुनाव के समय जब आपका चश्मा छूट गया था, आप प्रदीप बाल मुचू की जगह पर परवीन सिंह को वोट देने का काम किए थे 50 लाख रुपया लेकर के, सर्वविदित है, तो सीबीआई आपके घर पर छापा क्यों मारी? ये घटना सत्य है या नहीं है? गढ़ में सीबीआई गई या नहीं गई? 5 घंटा आपको खोजा गया या नहीं खोजा गया? आप जाकर के डुमरसोता में छुप गए थे कि नहीं छुप गए थे? इसका जवाब दो। अब ये अलग बात है कि चूंकि सरकार आपकी थी, आपने चीजों को मैनेज कर लिया, नहीं तो आप भी आज हमारे तरह आरोपी होते। और सीबीआई ईडी की जब बात करते हो तो आप बताओ, ये जो हेमंत सोरेन है वो जेल गए कि नहीं गए? आप बताओ, उनके पिताजी शिबू सोरेन जी, सीबीआई ईडी लगा, वो जेल गए कि नहीं गए? आप बताओ, देश का कोई ऐसा नेता है जो बचा है इन चीजों से? आपके राहुल गांधी, इवन राहुल गांधी पर ईडी और सीबीआई का केस चल रहा है। तो आप केस को आधार बना करके किसी निर्दोष को, निरपराध को विक्टिम अगर बनाओगे तो उसका लिस्ट बनाओ। राहुल गांधी से शुरू करो और तब भानु प्रताप शाही के पास लाओ, हेमंत सोरेन से शुरू करो तब भानु प्रताप शाही के पास लाओ। इनके सारे लोग दागी हैं और ये बस रात दिन एक ही रट, ऐसा लगता है कि भानु जी बात हो रहा है, छात्र का ही आदमी भानु जी बोलता है कि ये देखिए भानु जी के साथ फोटो है कुणाल के। तो कुणाल कोई अपराधी है? ये छात्र का नेता है, छात्रों के लिए संघर्ष कर रहा है। हम लोगों को गर्व है कोटाल जैसा छात्र नेता पर, जो छात्रों के वाजिब हक के लिए लड़ रहा है। और उसका किसके साथ फोटो नहीं है? कुणाल का गुरुजी के साथ है, विधानसभा अध्यक्ष के साथ है, मिथिलेश ठाकुर के साथ है, मुख्यमंत्री के साथ है, हमारे साथ है, सब लोगों के साथ है।
क्योंकि वो छात्र नेता था, छात्रों की मांग को लेकर के बराबर जाता था। तो इस बेवकूफ को यह भी पता नहीं है कि किसी के साथ फोटो होना क्या यह अपराध है या कुणाल अपराधी है। बोल दो एक लाइन में, अगर तुमको नहीं जानकारी है तो हम बता रहे हैं, कुणाल हमारा रिश्तेदार भी है। नहीं पता है अनंत प्रताप देव को, तो मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि कुणाल हमारा रिश्तेदार है, धनबाद में उसका घर है और मेरा पारिवारिक रिश्ता उस परिवार से, वह क्षत्रिय समाज का है, मेरा परिवार का है। अब कहिएगा रिश्तेदार हमारे पास बैठ गए तो कहां बैठेगा? रिश्तेदार तुम्हारे पास बैठेगा? तुम्हारा हितनाथ हमारे पास बैठ रहा है तो हमारा हितनाथ तुम्हारे पास बैठेगा? तुम तो इसी फकलोल हो जी। बात पे खुलासा कर ही देते हैं। एक वीडियो में आखिरी में उन्होंने आरोप लगाया कि भानु प्रताप शाही भाजपा में इसलिए गए ताकि इन आरोपों से बच सके। सर, ये इस पर भी बहुत बार राजनीति। हम भाजपा में 7 साल से हैं, 7 साल से केंद्र में हमारी सरकार है। जब भाजपा को साफ करना रहता, कोर्ट के बदला में भाजपा वहां नितिन नवीन जी या हम लोगों के गडकरी जी या राजनाथ सिंह जी क्लीन चिट देते, तब तक हम बरी नहीं हो गए होते। क्यों कोर्ट में रोज लड़ते? क्यों कोर्ट में तारीख पर तारीख हमारा होता? यह बिल्कुल बेवाहियात, बेबुनियाद बात है। आज हेमंत सोरेन के ऊपर भी मुकदमा है, वो भी समझ सकते हैं। मेरे ऊपर मुकदमा है, मैं भी समझ रहा हूं। मामला सब जुडिस है। ऐसे मामला में अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो इसका मतलब यह है कि उसको कोई भी संवैधानिक जानकारी नहीं है। बार बार एक ही चीज को बोलना। मैं तो एक चीज पर बोला था कि वो बात बार बार बोलता है कि भानु प्रताप शाही पर फलाना 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 केस है, फलाना 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 2000 का केस है। मैं चुनौती दिया, आगे से बोलोगे तो सीधे कोर्ट में ले जाएंगे तुमको और मानहानि का दावा करेंगे, तुमको कोर्ट के में गर्दन में हाथ लगा करके कोर्ट में तुमको खड़ा किया जाएगा। जो मुकदमा समाप्त हो गई उसको कैसे बोल सकते हो कि ये मुकदमा हमारे ऊपर है? मैं फाइल करता हूं हर 5 साल में कि कौन कौन मुकदमा हमारे ऊपर चल रहा है। यह इलेक्शन कमीशन को जब भी रिपोर्ट जाता है तो हम लोग उसको डालते हैं। तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा है, मेरे ऊपर भी मुकदमा है, राजनेता के ऊपर मुकदमा होता है, चाहे वो आपराधिक मुकदमा हो चाहे वो आंदोलन का मुकदमा हो। आप जानते हैं कि आंदोलन का मुकदमा भी कैसे अपराधी मुकदमा बन जाता है, कैसे सरकार उस पर अपराधी मुकदमा उसको बना देती है, सबको मालूम है। तो आंदोलन करने वाला आदमी के ऊपर मुकदमा होगा, राजनेता के ऊपर जितने भी हैं उनके ऊपर होगा। बड़े नेताओं की बात हम छोड़ दें, छोटा नेता जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है उसके ऊपर मुकदमा होता है। अनंत प्रताप देव के तरह हम लोग सोना के चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए। उनको बोलने से पहले 100 बार समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, उसके बाद अपना जबान खोलना चाहिए। पहले तो मुझे लगता है ना कोई उनका तजुर्बा है, ना उनको कोई अकल है। उनको पहले अकल सीखना चाहिए। नहीं होगा तो अपने बेटा से ट्यूशन करें, अपनी पत्नी से ट्यूशन करें। मैं उनसे कहना चाहूंगा। एक आखिरी सवाल, भवनाथपुर में 3 तिकड़ी बहुत फेमस थी सर, आपका एक बयान भी था उसको लेकर के। सर, 3 तिकड़ी में दरार आ चुकी है। दीपक प्रताप देव गांव-गांव जाकर नल देने का और सड़क देने का वादा कर रहे हैं। इस पर क्या लगता है सर, राजनीति अब किस मोड़ पर जा रही है भवनाथपुर? ये तीनों फॉर्चूनर जो है ना, ये तीनों फॉर्चूनर क्रेशर प्लांट के कटाई से मिला था। उसके आगे के हिस्सा में बंटवारा में दिक्कत हुआ। अब 3 राह पर लोग चल रहे हैं। अभी देखिए आगे आगे होता क्या है। नरेश सिंह जी बगल के विधायक हैं, बोलते हैं कि हम श्रम दान से सड़क बना रहे हैं, अपना गाड़ी घोड़ा भेज देते हैं और दूसरा दिन विधायक कोटा से पैसा निकाल लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? यह चीज भी जांच का विषय है। आप वोट लिए पावर प्लांट के नाम पर और कटवा दिए करेसर प्लांट। आपको जवाब केवल दूसरा तीसरा नहीं देना है कि हम चापाकल गड़वाएंगे, हम रोड बनवाएंगे, हम गांव में रोड दे रहे हैं। आपको केवल जवाब जनता को देना है कि पावर प्लांट लगेगा या पावर प्लांट नहीं लगेगा, पलायन रुकेगा या नहीं रुकेगा। तीसरा जनता पूछ ही नहीं रही आपसे। मत बनाओ सड़क, मत बनाओ स्कूल, मत बनाओ पुल पुलिया, पावर प्लांट बनाओ। लग रहा है भानु जी पावर प्लांट बन पाएगा? अब तो ये अनंत जी बताएंगे ना, उन्होंने कसम खाया था ना, आप ही लोग उसको गवाह हैं, पूरा जनता गवाह है इस बात का। उन्होंने बोला था 6 महीना के अंदर मेरे विधायक बनने के बाद पावर प्लांट लग जाएगा और पलायन में रुक। बोले हैं बम फूटेगा। हाँ, बम फूटेगा। अब कब फूटेगा? अब हो सकता है हमारे घरवा के नीचे मत बम फूट जाए। हम लोग रात के डर कर सोते हैं, बाहर जाकर के सोना पड़ता है हम लोगों को, कहीं बम फूट गया। दीपक जी को लेकर क्या रहा है भानु जी? कभी आपके भी चहेते हुआ करते थे, इनकार? दीपक जी हमारे छोटे भाई हैं और मैं केवल उनको यही कहूंगा, मेरा सलाह और सुझाव है कि बहुत ज्यादा जज्बाती बनने का जरूरत है। आप बहुत ज्यादा जज्बाती मत बनिए। आप 10 साल अनंत प्रताप देव के साथ रहे और हमको आपने गाली दिया। अब जब अनंत प्रताप देव को विधायक बना लिए तो अनंत प्रताप देव को गाली दे रहे हैं। आपसे जनता पूछेगी कि पावर प्लांट के लिए आप वोट मांगा था या नहीं मांगा था, भवनाथपुर में भाषण दिया था कि नहीं दिया था। तब पावर प्लांट से आप चापाकल पर कैसे चले गए?
जवाबदेही आपकी भी उतना ही है जितना अनंत प्रताप देव को है, जितना ताहिर अंसारी को है। इसलिए जवाबदेही से भागने के लिए नया जो बखेड़ा आप कर रहे हैं, सोचिएगा कि जनता इसमें फंस जाएगा एगो चापाकल देने में। हम तो हजारों चापाकल गाड़ दिए हैं मर्दे। से गाड़ रहे हैं उस अरे समय। निजी उजी खर्च क्या होता है, हम बताए ना नरेश सिंह वाला कहानी, कहाँ क्या होगा नहीं होगा आप नहीं बोल सकते। हो सकता है कि अनंत प्रताप देव और दीपक प्रताप देव में अंदर अंदर सेटिंग होगा कि तुम निजी खर्च से बोल के बनाना, हम विधायक कोटा का पैसा निकाल लेंगे, दोनों भाई आधा आधा बांट लेंगे। क्या देखने जा रहा है? बार बार धमकी दिया जा रहा है सर प्रशासन के द्वारा कि डेरा और खाली करने के लिए बोला जा रहा है। सेल प्रशासन को कहेंगे कि मैं जाकर के बोकारो में ईडी से भी मिलने का काम किया था, आग्रह किया था कि इस तरह का जघन्य और कुकृत अपराध करने का काम नहीं करें। हमारे पूर्वजों ने जमीन दिया है, हमारे पूर्वजों के जमीन पर आ करके, रह करके, बस करके, और हमारे ही लोगों को, जिन लोगों ने जमीन दिया है, जिनका हक और अधिकार है, उनको धमकाने का अगर काम करोगे तो हम लोग सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे और सेल के पदाधिकारी को घर से नहीं निकलने देंगे, उनको नजर बंद कर दिया जाए।